हेलो गाइस, मैग्नेटिक सर्किट के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिए हैं। अगर आपने मैग्नेटिक सर्किट के कोई भी टॉपिक आपसे मिस हुआ है तो प्रीवियसली वीडियो अवेलेबल हैं, उनको देखिए। यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एसी सर्किट्स के कुछ टॉपिक्स जो कि आगे एसी फंडामेंटल में जो मैंने पढ़ाया था वो उसके आगे मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर एसी सर्किट में मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हैं फंडामेंटल के, एसी फंडामेंटल के लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। वहाँ पर मैंने आरएमएस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, साइकिल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें अब मैंने वहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए एसी फंडामेंटल। उनके जो लिंक हैं जो एसी फंडामेंटल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसी सर्किट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पीडेंस, ठीक है। एक टर्म होता है इम्पीडेंस जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा। इम्पीडेंस पे हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। देखिए, अभी तक आपने जो भी डीसी सर्किट पढ़े हुए हैं, डीसी सर्किट में जो करंट का अपोजिशन होता है वो रेजिस्टेंस के द्वारा होता है, ठीक है। डीसी सर्किट में जो भी करंट को अपोज करने का काम होता है वो रेजिस्टेंस के द्वारा होता है। ये आपको अच्छी तरह से पता है कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वह करंट को अपोज करता है। लेकिन अगर मैं एसी सर्किट की बात करूंगा तो एसी सर्किट में जो करंट अपोजिशन का काम होता है, करंट को जो अपोज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि डीसी सर्किट में जो करंट को अपोज करेगा वो होगा रेजिस्टेंस, और एसी सर्किट में जो करंट को अपोज करेगा वो होगा रिएक्टेंस, और इसका सिंबल एक्स होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब हमने डीसी सर्किट की स्टडी की थी, डीसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ हमने केवल पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एसी सर्किट की बात करेंगे तो एसी सर्किट में हमको स्टडी करनी होगी रेजिस्टेंस की, इंडक्टर की और कैपेसिटर की। 3 कंपोनेंट होंगे, RLC। आर होता है रजिस्टर, एल होता है इंडक्टर और सी होता है कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है। एसी सर्किट में जो रिएक्टेंस होता है उसका काम होता है करंट को अपोज करना। एसी सर्किट में रिएक्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे एसी सर्किट में रिएक्टेंस की तो किस सर्किट के लिए कितना होता है, तो रेजिस्टेंस अगर सर्किट में आर है तो एक्स की वैल्यू जो होगी, रिएक्टेंस की वैल्यू, वो आर के बराबर होगी और इसकी यूनिट जो होगी वो ओम्स में होगी। इंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होगा, ये जो राइट साइड मैंने लिखे हुए हैं, राइट साइड, ये सारी की सारी रिएक्टेंस की वैल्यू हैं। किस सर्किट के लिए, एसी सर्किट के लिए, आर, एल और सी के लिए, ठीक है। तो एल की अगर हम बात करते हैं तो एल का जो रिएक्टेंस होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स एल से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एल की हम लोग बात कर रहे हैं। और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, और इसको हम लिख सकते हैं 2πfl। ये फॉर्मूला आपने 12th लेवल पे पढ़ा होगा कि एक्सएल बराबर जो होता है वो ओमेगा एल होता है। ये किस केस में होता है, इंडक्टर के केस में होता है, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। फिर मैं बात करता हूँ कैपेसिटर की। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, ठीक है। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है उसको हम लोग एक्सएल ना कह के एक्स सी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1/ω/c, और यानी कि 1/2πfc लिख सकते हैं, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी भी सर्किट में इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 1 मिली हेनरी, ठीक है। एल की वैल्यू जो है वो 1 मिली हेनरी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है। तो अगर आपको एक्सएल निकालना है तो एक्सएल बराबर अभी मैंने ऊपर बताया था कितना होता है, 2πfl होता है। तो यहाँ पर 2πf की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 50 हर्ट्ज, और एल की वैल्यू पुट कर देंगे 1 मिली हेनरी। एक बात ध्यान रखिएगा, मिली हेनरी को पहले आपको हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वो ओम्स में आएगी। ये किसकी वैल्यू आएगी, एक्सएल। और एक्सएल को जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरण प्रतिघात हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ में आ गया होगा आपको।
तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस केवल फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह से अगर मान लो सी की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड दी हुई है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है, और अगर आपको एक्सी की वैल्यू निकालना है तो एक्सी बराबर ऊपर फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2πfc होता है। यहाँ एफ बराबर आपको पुट कर देना है 50 हर्ट्ज और सी की वैल्यू पुट कर देनी है 1 माइक्रोफैरड। एक चीज़ का ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते समय, एक माइक्रोफैरड में कितने फैरड होते हैं, 10⁻⁻6 फैरड होते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁴/π। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्सएल से, और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और अगर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्ससी, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। सर्किट में आर, एल और सी 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो एक्स बराबर आर होता है, अगर इंडक्टेंस की बात करेंगे तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, और अगर सी की बात करेंगे तो एक्सी बराबर ओमेगा सी। ये तीनों के तीनों क्या हैं, सर्किट के रिएक्टेंस हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एसी सर्किट में कभी भी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, रिएक्टेंस की, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। यही जो करेगा वो करंट को अपोज करने का काम करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक नया टर्म है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हिंदी में प्रतिबाधा बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, जो मैंने बताया था कि ये सर्किट के 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है, आर, एल और सी, ठीक है। करंट को रेजिस्टेंस भी अपोज करता है, इंडक्टेंस भी अपोज करता है, और कैपेसिटेंस भी क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो किसी भी सर्किट में अगर ये तीनों के तीनों कंपोनेंट लगा दिए जाएं, ये देखिएगा, किसी भी सर्किट में, जैसे कि मान लीजिए एक हमने सर्किट बनाया जिसमें आर भी लगा हुआ है, एल भी लगा हुआ है और सी भी लगा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए एक्स की वैल्यू क्या होती है, आर, इंडक्टेंस के लिए एक्स की वैल्यू ओमेगा एल, और कैपेसिटेंस के लिए एक्स सी की वैल्यू जो होती है ओमेगा सी। और तीनों के तीनों रिएक्टेंस, ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं किसकी लिखी हुई हैं, रिएक्टेंस की वैल्यू लिखी हुई है। और रिएक्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना। यानी कि अगर इस सर्किट में हम कोई भी करंट आई फ्लो कराएंगे तो ये रेजिस्टेंस भी अपोज करेगा, ये इंडक्टेंस भी अपोज करेगा, और कैपेसिटेंस भी अपोज करेगा। तो इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस वो चीज़ होती है जो कि सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट के द्वारा अपोज की जाती है, ठीक है। अपोजिशन टू करंट ऑफर्ड बाय आर, एल, सी कंपोनेंट। यानी कि अगर सर्किट में करंट आई फ्लो कराएंगे तो रेजिस्टेंस भी अपोज करेगा, इंडक्टेंस भी अपोज करेगा, कैपेसिटेंस भी अपोज करेगा। ये तीनों मिला के कुल कितना अपोज कर रहे हैं करंट को, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, अपोजिशन टू द करंट ऑफर्ड बाय आर, एल, सी कंपोनेंट, ठीक है। यानी कि तीनों रिएक्टेंसेस को अगर हम क्या कर दें, कंबाइंड कर दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इम्पीडेंस की वैल्यू लिखूंगा तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Z बराबर होता है R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जो एक्सएल होता है उसको हम लोग एक्सएल ना लिख के जे एक्सएल लिखते हैं फेज़र फॉर्म में। जैसे कि आप अभी मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेज़र, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सी होता है उसको हम लोग एक्सी ना लिख के माइनस जे एक्सी लिखेंगे। तो अगर हम इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला जेड का बन जाएगा आर बराबर जे एक्सएल माइनस एक्सी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जे क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जे का मतलब क्या होता है अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको इम्पीडेंस का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। जेड बराबर जो इम्पीडेंस होता है उसका सिंबल होता है जेड। मैं फिर से बता दे रहा हूँ इम्पीडेंस क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी सर्किट में कोई करंट आई फ्लो करा रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों के द्वारा जो करंट को अपोज करता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। और Z की वैल्यू जो होती है वो होती है R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। अब ये तीनों वैल्यू पता है आपको। देखिए एक्सएल बराबर अभी मैंने बताया था, एक्सएल बराबर क्या होगा अगर आ जाए क्वेश्चन, तो एक्सएल बराबर है ओमेगा एल और एक्सी बराबर है ओमेगा सी, कोई दिक्कत। लेकिन ये जे क्या है अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बता रहा हूँ ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस जे, ठीक है। अब देखिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आई के बारे में,
मैथमेटिक्स में आई जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। हल्का फुल्का 12th लेवल में 11th-12th लेवल में इसका नॉलेज होती है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, कोई नंबर अगर लिखा हुआ है a + bi, इसको हम लोग डिनोट क्या करते हैं, एक हमारी रियल एक्सिस होती है और एक हमारी क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है। ये जो लिखा हुआ है टर्म a + bi का मतलब ये होता है रियल एक्सिस पर आप a यूनिट चलिए और इमेजिनरी एक्सिस पर आप b यूनिट चलिए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इस नंबर का, ठीक है। और यही सेम नंबर अगर हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लिखना है तो हम लोग a + bi ना लिख के इसको लिखते हैं a + jb लिखते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में लिखा जाता है ये नंबर a + bi और यही नंबर अगर इलेक्ट्रिकल में हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे a + jb। तो यहाँ पर j क्या हो जाएगा, j भी वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी मैंने बात की थी, इसकी वैल्यू अंडर रूट में -1। तो उसमें कोई भी अंतर नहीं है, बस अंतर सिर्फ इतना है रिप्रेजेंटेशन का। मैथमेटिक्स में हम लोग लिखेंगे a + bi, ये देखिए मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे a + jb, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है a + bi और इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड होता है √a² + b²। तो वही सेम चीज़ है, अगर कहीं पर कोई नंबर लिखा हुआ है x = a + jb तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √a² + b²। एक चीज़ याद रखने वाली है, चाहे a + jb लिखें या a - jb लिखें, दोनों के मैग्नीट्यूड √a² + b² ही होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब एंगल की ज़रा बात करते हैं, एंगल की। अब जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर a + jb लिखा हुआ है, तो अभी मैंने बताया था a + jb का मतलब ये हो जाएगा कि x एक्सिस पर आप a यूनिट चलेंगे और इमेजिनरी एक्सिस पर आप b यूनिट चलेंगे। अब अगर मैं इस थीटा की बात करूंगा कि कितने एंगल पर है ये थीटा की, अगर मैं थीटा कैसे निकाला जाएगा, तो अगर मैं tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगा तो tan थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा b/a, ठीक है। तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स b/a, और b यहाँ पर क्या है, b जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और जो a है वो कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है। तो अगर ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ऊपर वाला फॉर्मूला z बराबर होता है r + j XL - XC, वेयर XL होता है ω_L, XC होता है 1/ωc, और j क्या है, j एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू अंडर रूट में -1 होगी, और इसका आपका कोई भी लेना देना नहीं है। बस आपको ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, हम लोग को फेज़र की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेज़र, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, z बराबर r + j XL - XC, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि j क्या है, j कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इम्पीडेंस की बात करते हैं। इम्पीडेंस अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि अगर सर्किट में R, L और C तीनों लगे हुए हैं तो तीनों कंपोनेंट के द्वारा जो भी करंट को अपोज करेगा उसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। और Z की वैल्यू अभी मैंने बताई थी r + j XL - XC। अब डिफरेंट सर्किट के लिए कितनी इम्पीडेंस होगा वो मैं बताने यहाँ पर जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ R लगाओ और L लगाओ, ये सिंबल होता है AC सप्लाई का, ठीक है। अगर सर्किट में R लगाओ L लगाओ, जब R और L लगे होंगे तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर लगा ही नहीं हुआ है, तो XC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Z ऊपर वाला जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, जब XC 0 हो जाएगा यहाँ पर तो XC को आप 0 कर दीजिए, तो XC बराबर 0 आ जाएगा, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R + j XL आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर करिए इस नंबर से, x बराबर अगर कहीं पर लिखा हुआ है a + jb तो इसका मैग्नीट्यूड अभी मैंने बताया था क्या होता है, √a² + b², अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब इसको कंपेयर करिए आप इन दोनों चीज़ों को, यहाँ पर a बराबर क्या है, r, और XL बराबर क्या है, b है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी तो अंडर रूट में r² + XL² आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला सर्किट जैसे कि आपका सिर्फ R और C है, इसमें इंडक्टर नहीं लगा हुआ है, जब यहाँ पर इंडक्टर नहीं लगा है तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर आप इंडक्टर की वैल्यू 0 कर देंगे तो यहाँ पर Z बराबर बचेगा R - j XC बचेगा, ठीक है।
तो जब r माइनस जे एक्स सी बचेगा तो इसको कंपेयर करेंगे x बराबर a माइनस जे बी से कंपेयर करेंगे, तो r का काम a करने लगेगा, एक्स सी का काम b करने लगेगा, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी की सारी किसकी वैल्यूज निकल के आ रही हैं, इम्पीडेंस की वैल्यू निकल के आ रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट की, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट। इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं प्योर इंडक्टिव क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें ना R लगा हुआ है ना C लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ L लगा हुआ है। तो R अगर नहीं लगा हुआ है तो R बराबर 0 आ जाएगा, C नहीं लगा हुआ है तो XC बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बचा L बचा। अब ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर हम R भी 0 कर दें, ठीक है, और XC भी 0 कर दें तो केवल कितना बचेगा, JXL बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा Z बराबर कितना आ जाएगा, JXL आ जाएगा। अब JXL Z बराबर लिखा हुआ है, इसको हम नंबर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x बराबर अगर कोई नंबर 0 प्लस जे बी है तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आंसर जो आएगा इसका किसके बराबर आएगा, b के बराबर। आप कंपेयर कर लीजिए इन दोनों नंबर्स को, तो यहाँ पर b का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर XL कर रहा है, तो z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ओमेगा L के बराबर, क्योंकि XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी सर्किट के लिए अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है तो R बराबर 0 हो जाएगा, लगा ही नहीं है, XL बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले में जब हम R बराबर 0 कर देंगे और XL बराबर 0 कर देंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का JXC बचेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, Z बराबर माइनस JXC, और इससे जब हम कंपेयर करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर से तो यहाँ पर Z की वैल्यू आ जाएगी 1/ωc। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बस आपको 4 केस यहाँ पर रिमाइंड रखने हैं कि अगर सर्किट में R और L लगा हुआ है तो इम्पीडेंस की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर सर्किट में R और C लगे हुए हैं तो Z की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये देखिएगा यहाँ पर L लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है XL, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है C लगा हुआ है तो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है XC इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब इस सर्किट में L लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सर्किट में L लगा हुआ है तो Z की वैल्यू आ जाएगी, इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा L के बराबर। और अगर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो Z की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू 1/ωc के बराबर आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चारों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से कि अगर RL सर्किट है तो Z की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, अगर RC सर्किट है तो Z की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा, अगर L सर्किट है तो यहाँ पर Z की वैल्यू ओमेगा L होती है, और अगर C सर्किट लगा हुआ है तो उसमें वहाँ पर Z की वैल्यू 1/ωc के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इम्पीडेंस क्या होता है, ये सारे के सारे चारों Z जो निकाला है ये Z होता क्या है, ये Z जो होता है वो इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इम्पीडेंस क्या होता है, अगर सर्किट में कोई भी करंट I हम फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा, तो सर्किट में कुल कितना अपोजिशन हुआ, अपोजिशन टू करंट ऑफर्ड बाय R, L एंड C कंपोनेंट, इसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, और इम्पीडेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है AC फंडामेंटल्स का। प्लीज़ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपने AC फंडामेंटल्स का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।